नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है एमपी ग्रुप 4 एग्जाम 2023 में एसटी कैटेगरी की सीटों को लेकर। काफी सारे आपके कमेंट आए कि सर एसटी कैटेगरी के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। हालांकि इस बारे में जिक्र नोटिफिकेशन में साफ साफ किया हुआ है। यदि आप नोटिफिकेशन के शुरुआती दौर में जहां पर सीटों का विभाजन दिया हुआ है वहां पर अपनी नजरें दौड़ाते हैं तो फिर भी आपके कमेंट आए कि सर बैगा भारिया सहरिया जनजातियों के लिए सारी सीटें ओपन कर दी गई हैं और अब एसटी के लिए कुछ सीटें बची भी नहीं होंगी। इस प्रकार से आपने कमेंट किए जो नहीं करने चाहिए थे। बिना जानकारी को जाने दोस्तों, आप खुद जानते हैं मध्य प्रदेश में जब सबसे पिछड़ी 3 जनजातियों का नाम लिया जाता है तो उसमें बैगा, भारिया और सहरिया आती हैं। इन्हें मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति माना जाता है। अब सबसे पिछड़ी जनजाति दोस्तों हर एक क्षेत्र में, चाहे वह आर्थिक रूप से पिछड़े हों, सामाजिक रूप से पिछड़े हों, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, हर क्षेत्र में ये 3 जनजातियां दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति मानी जाती हैं। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए इनको इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है। लेकिन आप इन व्यवस्थाओं के कारण चिंतित थे जो बाकी विद्यार्थी इस कैटेगरी के हैं, जिनको इस कैटेगरी में सीटों का या रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, उनके कमेंट ही आए होंगे मेरे पास स्वाभाविक रूप से। तो चलिए चर्चा करते हैं कि क्या प्रोविजन किए गए हैं बैगा भारिया सहरिया के लिए। एक बात आपको ध्यान रखनी है, मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, तो जो सबसे पिछड़ा होगा उनके लिए जिम्मेदारी भी हमारी ही ज्यादा बनती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सरकार ने ऐसा प्रोविजन किया है। अब उपबंध क्या किया है और क्यों आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जो बाकी विद्यार्थी हैं इस सीटों का लाभ लेने वाले, इसकी चर्चा हम कर लेंगे। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही हवाला लेके सारी बातें आपसे करूंगा। यहां पर लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर परिपत्र है जिसकी संख्या आप यहां पढ़ सकते हैं। इसके पालन स्वरूप मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे कि बैगा, भारिया, सहरिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता या योग्यता को पूरा करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन भरने की प्रस्तावित अंतिम तिथि तक हार्ड कॉपी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र को संलग्न करते हुए सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम और आप फॉर्म भरते हैं एग्जाम के लिए, एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, तो ये जो 3 जनजातियां हैं बैगा, भारिया, सहरिया, इनके लिए क्या व्यवस्था की गई कि इन्हें हार्ड कॉपी मतलब ऑफलाइन मोड में ईएसबी की साइट पर फॉर्म अपलोड नहीं करना। इनको जो डॉक्यूमेंट हैं, जो न्यूनतम अर्हता से संबंधित डॉक्यूमेंट हैं इन पदों के लिए, यदि जिस भी विद्यार्थी पास वही सारे डॉक्यूमेंट हैं और जो इन 3 जनजातियों से संबंधित है, वे उन डॉक्यूमेंट को ईएसबी के पास ना भेजें हार्ड कॉपी में, वे सीधे जाएं और संबंधित विभाग के पास जमा कर दें। किसके लिए? सीधी नियुक्ति के लिए। इनके लिए एग्जाम का प्रोविजन यहां पर नहीं किया गया। ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया आप खुद सोचिए। जो एग्जाम हैं ग्रुप 4 के अंतर्गत निकाले गए, उनमें योग्यता क्या मांगी गई है? 12वीं प्लस सीपीसीटी प्लस डीसीए, पीजीडीसीए या कोई भी आपके पास कंप्यूटर डिग्री जो मेंशन्ड है, इनकी चर्चा हमने करी है, प्लस स्टेनो वाले पदों के लिए स्टेनो, जिसमें लाइब्रेरियन या ग्रंथपाल के पद हैं उनमें बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन या लाइब्रेरियन साइंस की डिग्री मांगी गई है। इस प्रकार से इतनी ज्यादा योग्यताएं मांगी गई हैं। और दोस्तों आप खुद सोचिए, इतनी योग्यताएं दोस्तों जो सामान्य अभ्यर्थी होते हैं उनके पास भी नहीं होती कई बार। तो मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियां, इनके लिए जिनके पास ये योग्यताएं बस होंगी, उनके लिए डायरेक्ट भर्ती की व्यवस्था की गई है। तो आप खुद सोचें, सबसे पिछड़ी जनजाति, कितने अभ्यर्थी आपको मिल जाएंगे जो सारी योग्यताएं रखते होंगे? आप उंगलियों पर काउंट कर लेंगे दोस्तों। लेकिन आप बेवजह चिंतित हो रहे थे कि सर सारी सीटें चली गई, एसटी के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपको नहीं सोचना है। अब आप आगे पढ़िए, आगे क्या जानकारी दी हुई है। संबंधित विभाग द्वारा, अर्थात जिस विभाग पर ये डॉक्यूमेंट भेजते हैं पोस्टिंग के लिए, परीक्षा की तिथि के पूर्व मतलब एग्जाम लेने से पहले, जो एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं उनके पहले, बैगा, सहरिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के उपरांत उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। तो जो इन कैटेगरी के या इन जनजातियों के जो विद्यार्थी होंगे, वो जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सभी डॉक्यूमेंट
सही पाए जाते हैं तो इनकी नियुक्ति जो प्रक्रिया होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। इस कारण जब इनकी नियुक्ति हो जाएगी तब क्या होगा, विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएगी। और यदि इस प्रकार से अभ्यर्थी पाए जाते हैं जो बैगाभारी या सहरिया जनजाति के हैं और अलग अलग पदों पर योग्यता उनके पास पाई जाती है और इस प्रकार से योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के द्वारा जितनी सीटें भरी जाती हैं और परिवर्तन के बाद जितनी सीटें बचती हैं वो अलग से अपलोड की जाएंगी। यहाँ क्या लिखा है, संबंधित विभाग जो परिवर्तित पद होंगे विभाग के उसे किसे आप भेजेगा, उसे बोर्ड को अर्थात ईएसबी को उपलब्ध कराएगा उनकी सूचना। फिर क्या होगा, बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जाएगा और जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बंधनकारी होगा। यहाँ पर क्या कहा गया, सबसे पहले जिनके पास डॉक्यूमेंट होंगे इन 3 जनजातियों से उनकी नियुक्ति की जाएगी और उसके बाद जितने पदों पर नियुक्ति होगी और जिन जिन विभागों में नियुक्ति होगी वे विभाग ईएसबी के लिए जानकारी देंगे कि सर इन इन पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। तो जो संशोधन होना होगा और नियुक्ति के बाद वो ईएसबी द्वारा एक विज्ञापन जारी करके साइट पर अपलोड किया जाएगा और ये जो नई पोस्टें होंगी जो परिवर्तन के बाद बचेंगी वो बाकी एसटी अभ्यर्थी हैं जो इन 3 के अलावा दूसरी जनजातियों से संबंधित हैं उन सब के लिए बाध्यकारी होगा। आप इसमें फिर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, ठीक। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, उंगलियों पर गिन सकते हैं दोस्तों आप, इतने कम अभ्यर्थी ऐसे होंगे इन 3 सबसे पिछड़ी जनजातियों से मध्य प्रदेश की जिनके पास सारी योग्यताएं होंगी। इतना आपको ध्यान रखना है। आप बेवजह परेशान हो रहे थे, हमारा दायित्व तो बनता है जो हमारे समाज में वंचित वर्ग या जो सबसे पिछड़ी लाइन में खड़ा हुआ है उसको मुख्य धारा में शामिल करना। हम इस बात को ना समझ के जो हमारे बीच के ही व्यक्ति हैं, जो हमारे बीच के अभ्यर्थी हैं जो आगे आ सकते हैं तो उनके लिए हमारा प्रयास जरूर बनता है। फिर अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु क्या कहता है, अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगाभारी या सहरिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा। जितने पद भर जाएंगे इस प्रकार से उसके बाद जो शेष पद बचते हैं उन पदों पर परीक्षा के लिए जो एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उन्हें बैठने का विकल्प अवेलेबल होगा, यही बात कही जा रही है। अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति बैगा, सहरिया एवं भारिया समुदाय के अभ्यर्थियों से हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प रहेगा। यहाँ पर 2 चीजें कही गई हैं कि बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति के जितने भी अभ्यर्थी जितने भी पद लेते हैं उसके अलावा जो शेष पद बचते हैं उनके लिए फिर जो एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वे आवेदन कर सकते हैं, उनके पास विकल्प है। लेकिन यदि जितने पद एसटी के लिए निकाले गए थे सारे पद इन 3 जनजाति के द्वारा यदि भर लिए जाते हैं, ये 5वां पॉइंट कहता है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं, यदि सारे पद इनके द्वारा भर लिए जाते हैं तो फिर एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के पास एक विकल्प अवेलेबल रहेगा कि जो अनारक्षित कैटेगरी के पद होते हैं, जनरल कैटेगरी जिसे हम कहते हैं, वो तो सबके लिए ओपन होते हैं, वो किसी कैटेगरी विशेष के नहीं होते, वो ओपन होते हैं सबके लिए, ठीक। तो उन पदों पर फॉर्म भरने के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प रहेगा। तो बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। तदुपरांत बोर्ड द्वारा अन्य श्रेणी के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिए परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया जब हो जाएगी उसके बाद अन्य पदों के लिए ईएसबी के द्वारा या जो बोर्ड है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा, परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। इतनी बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन एक बात और कही थी कि परिवर्तन के बाद जो शेष पद बचेंगे उनके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा कितने पद बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से कोई विज्ञापन अभी तक हमारे सामने नहीं आया। इसका मतलब क्या निकलता है कि बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं हो सकता है उनके पास इतनी योग्यता ना हो कि वो वे पद धारण कर पाए। समझ रहे हैं बात को आप खुद समझिए। आप बड़े परेशान थे, इतने सारे कमेंट मेरे पास अलग अलग वीडियोस में है कि सर आप हमें एक बार बताएं कि एसटी कैटेगरी के लिए कुल कितने पद आरक्षित हैं। तो इन सारी बातों की चर्चा तो हमने कर ही ली है। अब हम एक बार जो पद तालिका है उस पर भी अपना रुख कर लेते हैं और फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यहां पर क्या कहने का प्रयास किया जा रहा था। जितनी चर्चा हमने करी है उसका निष्कर्ष आखिरकार क्या निकलता है। बस परेशान नहीं होना है आपको। जिस प्रकार से आपने कमेंट किए थे उस प्रकार से मुझे लग रहा था कि जो ये प्रोविजन किया गया है
वो आपको गलत प्रतीत होता है। बल्कि जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम थोड़ा-सा कोऑपरेट करें उन सबके प्रति, जो कहीं न कहीं समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कुल पद कितने हैं एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 978। आप खुद देखें दोस्तों, टोटल पद हैं 3047, उसमें से 978 सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। और जो जनरल के 601 पद हैं, उन पद पर भी जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं वो अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं यदि उनके नंबर जनरल कैटेगरी के प्रतिभागियों के बराबर आते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं लगभग 1550 के आसपास पदों पर अनुसूचित जनजाति अपने दावा प्रस्तुत कर सकती है नंबर के आधार पर। और जो 978 पद हैं वो पद तो उनके लिए आरक्षित ही हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब उन पॉइंट में बात कौन कौन सी करेगी उसकी चर्चा भी हम एक बार कर लेते हैं। उन पॉइंट में कहा गया कि जैसे 978 पद कुल एसटी के लिए निकाले गए हैं यहाँ पर। अब बैगा, भारिया और सहरिया 3 जनजाति हैं। इनके ऐसे अभ्यर्थी जो सिर्फ योग्यताएं धारण करते हैं, उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। वो योग्यता के जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको संबंधित विभाग जो भी पद वे लेना चाहते हैं इस कैटेगरी में से, उनके पास यदि वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं और वेरिफिकेशन के बाद उनको नियुक्ति दी जाती है, उनके पास डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल 978 पद हैं, मान लो 200 अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड पाए गए, तो फिर क्या होगा, यहाँ कुल पद कितने बचेंगे, 200 इसमें से माइनस होंगे और 778 पद कुल बचेंगे। और इनकी जानकारी आपको एक विज्ञापन के माध्यम से दी जाएगी। ये मैं मन से नहीं कह रहा हूं, इसकी चर्चा हमने पहले कर ली है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत थी। तो फिर जो बचे हुए पद हैं उन पर एसटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके पास विकल्प मौजूद होगा कि उन पदों के लिए वो एग्जाम दे सकते हैं। और एक बात और कही गई थी कि जो 978 पद हैं बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं, यदि 978 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाते हैं तो ये सारे के सारे पद उनके लिए मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर एसटी के लिए पद नहीं बचेगा। फिर एसटी का अभ्यर्थी, उसके पास क्या विकल्प रह जाएगा, उसके पास सिर्फ ये विकल्प रह जाएगा कि जो जनरल के 601 पद हैं उन पदों के लिए वो एग्जाम को फाइट करे और वहां पर अपनी पोस्ट सुनिश्चित करे। लेकिन दोस्तों ये कंडीशन मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में तो संभव नहीं है कि सारे के सारे जो पद हैं बैगा, भारिया, सहरिया की जनजातियां कि जो अभ्यर्थी हैं वो ले जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियां मानी जाती हैं, उनका उत्थान हमारा नैतिक दायित्व बनता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। और इतने सारे डॉक्यूमेंट जो सामान्य अभ्यर्थी के पास भी नहीं होते, वहां पर हो पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कहा गया था परिवर्तन की जो सूचना होगी आपको नोटिफिकेशन या विज्ञापन के माध्यम से दी जाएगी, लेकिन ऐसी सूचना अब तक हमें नहीं मिली। और मैंने आपसे कहा था उंगलियों पर, मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान के हिसाब से आप उंगलियों पर उन अभ्यर्थियों को गिन लेंगे बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति के जिनके पास ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध होंगे। बहुत कम चांस है दोस्तों कि बहुत अधिक संख्या ऐसे विद्यार्थियों की निकले, ना के बराबर संभावना है। तो आपको परेशान नहीं होना, और ऐसा कोई विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया गया, तो आप एसटी के कुल पदों को 978 ही मानकर चलें। जब नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी हुआ तो आप खुद से देख लेना क्या स्थिति बनती है। और यदि ऐसा नहीं हुआ अभी तक जारी, तो हो सकता है कि एक भी विद्यार्थी या अभ्यर्थी ऐसा ना हो जो सारी योग्यताएं धारण करता हो। बहुत सारी चीजें होती हैं। पहली बात तो अवेयरनेस, अवेयरनेस के बाद शिक्षा आती है, सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों ऐसा प्रोविजन क्यों किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पिछड़े हैं और उनको आगे आने का मौका मिले, इसलिए ऐसा प्रोविजन किया गया। और सबके पास इतनी डिग्रियां होती तो फिर प्रोविजन ही ऐसा नहीं किया जाता। जो आपने पॉइंट देखा होगा 5वें नंबर का, आप सोच रहे होंगे सबके पास होती, तो यदि सबके पास इतनी डिग्रियां होती, ये 3 जनजातियों के अभ्यर्थी इतने शिक्षित होते, तो वो प्रोविजन ही नहीं होता कि उनको सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने बुला लिया जाए। तो इतनी समझ हमें विकसित करनी है और इतना समझना है, सबका साथ सबका विकास। ठीक, तो उम्मीद है सारी जानकारी आपको मिली होगी, और इसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।